पहले रामलला के आंगन में चोरी, अब महादेव के प्रांगण में जमीन की हेराफेरी। पहले मामले में सत्ता चलाने वालों की नाक के नीचे चोरी हुई, दूसरे मामले में सत्ता में बैठे लोगों पर ही आरोप लग रहे हैं। आरोप किसी विधायक, अफसर, संतरी, मंत्री पर नहीं, बल्कि बीजेपी शासित एक राज्य के मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर लगे हैं। और आज इससे जुड़ी जो खबर मैं आपको बताऊंगा वो आपके पांव के तले की जमीन खिसका देगी। आप इसे बहुत बड़ा खुलासा भी कह सकते हैं, या ऐसा काला सच जो दरअसल हमारे सिस्टम, सरकारों और प्रशासन का डीएनए बन चुका है, जिसके बारे में सब जानते हैं लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करता। और हैरानी इस बात की कि जहां रामलला के आंगन से चोरी की खबरें राष्ट्रीय न्यूज चैनलों पर खूब उछाली जा रही हैं, वहीं बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर लगे आरोपों की खबर पूरी तरह से गायब है। खबर दबा दी गई है। महादेव की जिस प्रांगण से यह खबर आई है, न वहां की स्थानीय मीडिया, न वहां के राज्य की मीडिया इसे दिखाने की हिम्मत कर पा रही है। खैर, राष्ट्रीय मीडिया के बारे में तो आप जानते ही हैं। खबर और खुलासे पर आऊंगा, उसके पहले आपसे एक सवाल। भारत में सबसे सुरक्षित निवेश क्या है? सोना, शेयर मार्केट, फिक्स्ड डिपॉजिट? नहीं, भारत में सबसे कीमती चीज है जमीन। और वो जमीन जिसके पास कल सड़क बनने वाली हो, वो खेत जिसके आसपास कल नया बाईपास बनने वाला हो, वो प्लॉट जिसके ऊपर आज धूल उड़ रही हो लेकिन कल जब मास्टर प्लान बने तो उसमें उसे कमर्शियल घोषित कर दिया जाए। और फिर वही प्लॉट जो कल तक खेत था, या बंजर जमीन थी, या ऐसी जमीन थी जिसका मोल कौड़ियों में था, वो प्राइम लोकेशन बन जाती है। अब इसमें एक आदमी क्या करता है? वो 40 गज के प्लॉट के लिए ब्रोकर के आगे पीछे घूमता है। वो 2 BHK की EMI के लिए कैलकुलेटर चलाता है। वो डाउन पेमेंट के लिए सालों साल बचत करता है। वो सोचता है क्या मैं अपने बच्चों के लिए एक घर खरीद पाऊंगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए जमीन सिर्फ घर नहीं, बल्कि एक लैंड बैंक है, एक फ्यूचर बेट है, एक ऐसी लॉटरी है जिसका रिजल्ट निकलने से पहले ही कुछ लोगों को टिकट का नंबर पता चल जाता है। सवाल है कि भारत में विकास का नक्शा पहले बनता है, या कुछ लोग उस नक्शे के आसपास की जमीनें पहले खरीद लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव के परिवार और परिवार से जुड़ी कंपनियों ने उज्जैन और आसपास के उन सभी इलाकों में कैसे बड़े पैमाने पर जमीन खरीद ली जहां कोई न कोई सरकारी योजना, बड़ी सड़क या हाईवे आने वाला था। कैसे इन जमीनों की कीमतें रातों रात बढ़ गईं और कैसे इतने बड़े राज्य के सीएम पर अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। मैं ये सब बताऊंगा आगे। ये भी बताऊंगा कि कैसे कनाडा और साउथ कोरिया में इस तरह के आरोप लगे तो वहां क्या हुआ, यह हिस्सा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप में से किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप दोस्तों को बताएं। आपके ढेरों मैसेजेस आ रहे हैं, सबको धन्यवाद, शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मध्य प्रदेश के सबसे प्रमुख शहरों में एक है उज्जैन। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा वो उज्जैन, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। वो उज्जैन जिसे शिव की नगरी कहा जाता है। वो उज्जैन जहां हर 12 साल में सिंहस्थ
कुंभ होता है। वो उज्जैन जो कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, वो उज्जैन जिसे सम्राट विक्रमादित्य ने भी अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था, वो उज्जैन जहां कभी भारतीय इतिहास के महानतम कवियों में से एक कालिदास विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा हुआ करते थे, और वो उज्जैन जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से करीब 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन अब उस उज्जैन की एक और विशेष बात है, और वो ये कि मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव का जन्म इसी शहर में हुआ। वो यहां से विधायक भी रहे और 13 दिसंबर 2023 को वो राज्य के मुख्यमंत्री बने, और उनके मुख्यमंत्री बनने के 2 साल के अंदर उनके परिवार और परिवार से जुड़ी कंपनियों ने उज्जैन और उसके पास 168 एकड़ में फैले 137 प्लॉट सिर्फ 45 करोड़ रुपए में खरीद लिए। लेकिन खबर यह नहीं है कि राज्य के मुख्यमंत्री के परिवार और उनकी कंपनियों ने ये प्लॉट्स खरीदे, बल्कि असली खबर यह है कि ये सारी जमीनें वहां खरीदी गईं जहां से सरकारी योजनाओं के तहत कोई न कोई बड़ी सड़क निकलने वाली थी, जहां जमीन का लैंड यूज बदला गया था। और ये वो सारी योजनाएं हैं जिनका ऐलान मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद किया गया था। ये खुलासा भारत के प्रमुख अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने किया है। एक लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद द इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये सारी जमीनें 2024 और 25 के दौरान खरीदी गईं या बेची गईं। इस रिपोर्ट में 2026 की खरीदी या बेची गई जमीनों या प्लॉट्स का आंकड़ा शामिल नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स अपडेट होने में समय लगता है। अब देखिए, बड़े सरकारी रोड प्रोजेक्ट से बिल्कुल सटी ये जमीनें ऐसे समय में खरीदी गईं और ऐसे समय में इनका लैंड यूज बदला गया जब पूरे का पूरा उज्जैन बदल रहा है। CLU यानी चेंज ऑफ लैंड यूज का एक और मामला ध्यान में आया आपको? कमेंट में लिखिएगा। वो मामला भी लटका हुआ है, रोचक है। सिंहस्थ कुंभ 2028 की तैयारी हो रही है। नई सड़कें, हाईवे एक्सपेंशन, नए कॉरिडोर, नए हाउसिंग जोन, नए कमर्शियल एरियाज, नया मास्टर प्लान, यानी पूरे के पूरे शहर की दशा और दिशा बदल रही है। और जहां शहर की दिशा बदलती है वहां जमीन की कीमत बदलती है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 13 दिसंबर 2023 को मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से 2025 दिसंबर तक उनके परिवार और परिवार से जुड़ी रियल एस्टेट कंपनियों ने कम से कम 137 प्लॉट खरीदे। कुल जमीन 168 एकड़, दर्ज कीमत करीब 45 करोड़ रुपए। अब कोई कह सकता है कि जमीन खरीदना अपराध नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कोई भी नागरिक जमीन खरीद सकता है, कोई भी परिवार बिजनेस कर सकता है, कोई भी व्यक्ति रियल एस्टेट में निवेश कर सकता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, कहानी यहां से शुरू होती है। रिपोर्ट के मुताबिक इन 168 एकड़ में से 111 एकड़ ऐसी सड़क और हाईवे प्रोजेक्ट्स के आसपास थी जिनका विस्तार और घोषणा सरकार के दौरान हुई, और कम से कम 37 एकड़ ऐसे क्षेत्र में थी जहां लैंड यूज एग्रीकल्चर से रेजिडेंशियल या कमर्शियल में बदला गया। अब यह सिर्फ जमीन नहीं रही, यह जमीन पॉलिसी और कनेक्टिविटी का एक ऐसा इक्वेशन बन गई जिसके आगे सोने की चमक, शेयर बाजार की धमक और बचत पर बैंकों से मिलने वाले ब्याज की खनक सब फीके पड़ जाएं। और भारत में जो समय रहते इस इक्वेशन को भांप लेता है उसे करोड़ों रुपए यूं ही मिल जाते हैं। भारत की राजनीति में बहुत से लोग हैं जो मोहन यादव को पर्चे वाला मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन अगर यह रिपोर्ट सही है तो आप कह सकते हैं कि मोहन यादव जमीनों के खर्चे वाले मुख्यमंत्री भी हैं। नाम न छापने की शर्त पर द इंडियन एक्सप्रेस को कुछ सरकारी अधिकारियों ने बताया
कि जमीन की इस खरीद फरोख्त में मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी, उनके बेटे या बहू का नाम घसीटना सही नहीं है। अगर कुछ जमीनें खरीदी भी गईं तो वो उनकी एक्सटेंडेड फैमिली ने खरीदी, जो सालों से रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं। अधिकारी हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष और सरकार के आलोचक पूछ रहे हैं कि देश के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री में शुमार मोहन यादव क्या हितों के इस टकराव का जवाब देंगे। अब जरा उन जगहों के नाम सुनिए और नक्शे पर देखिए जहां ये जमीनें खरीदी गईं। गंगेड़ी, उन्हेला, करौदिया, जयवंतपुरा, चंदेसरा, कराड़िया, नवाखेड़ा, पांड्याखेड़ी, साबराखेड़ी। ये सिर्फ गांवों और इलाकों की सूची नहीं है, ये उस भूगोल की सूची है जहां सड़कें, हाईवे कॉरिडोर्स, अर्बन एक्सपेंशन और CLU लागू होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार गंगेड़ी में परिवार से जुड़े लोगों ने कई सौदों में करीब 51 एकड़ जमीन खरीदी। ये क्षेत्र अपग्रेडेड उज्जैन वडनगर और उज्जैन इंदौर हाईवे कॉरिडोर के पास है। उन्हेल में नई उज्जैन नागदा हाईवे के पास दोनों तरफ जमीन खरीदी गई। जयवंतपुरा में उज्जैन मक्सी रोड के 4 लेनिंग वाले इलाके के पास खरीद का जिक्र है। चंदेसरा उज्जैन इंदौर के रास्ते में पड़ता है। अब सवाल बहुत सीधा है, क्या ये सिर्फ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट सेंस है या ऐसी इन्वेस्टमेंट सेंस जो आम आदमी तक तब पहुंचती है जब जमीनों के भाव आसमान छूने लगते हैं। जमीनों का नक्शा देखने के बाद अब वो फैमिली ट्री देखिए जिनके नाम इस रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट में किसी एक का नाम नहीं आता, बल्कि एक पूरे का पूरा नेटवर्क दिखाई देता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनकी पत्नी सीमा यादव, बेटा वैभव यादव, बहू शालिनी यादव, भाई नारायण यादव, भाई नंदलाल यादव, बहन कलावती यादव, भाभी रेखा यादव, भतीजे अभय यादव और चचेरे भाई गोविंद यादव और नीलेश यादव। अब कंपनियों पर गौर फरमाइए। श्री सिद्धि विनायक देवकॉन, अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन, श्री अन्नपूर्णा एंटरप्राइजेस, श्री वेंकटेश देव बिल्ड, मंगल मूर्ति इंफ्रा। ये कहानी किसी एक व्यक्ति के खेत की नहीं लगती। ये कहानी खरीदने, होल्डिंग बनाने, डेवलपर्स से जुड़ने और हाउसिंग प्रोजेक्ट तक पहुंचने वाली कहानी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी की कंपनी श्री सिद्धि विनायक देवकॉन में बड़ी हिस्सेदारी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी की श्री सिद्धि विनायक देवकॉन में बड़ी हिस्सेदारी है और बेटा वैभव उसका डायरेक्टर है। गोविंद यादव और उनके एसोसिएट ने गंगेड़ी में कई पार्सल्स खरीदे। कुछ महीने बाद ये प्लॉट्स एक इंदौर बेस्ड बिल्डर को डेवलपमेंट के लिए दिए गए। कुछ एग्रीमेंट्स में तैयार प्रॉपर्टी का 67.8% हिस्सा जमीन के मालिकों को लौटाने की बात हुई। कुछ में 60-40 शेयरिंग का मॉडल का जिक्र हुआ। यानी ये मामला सिर्फ जमीन को पकड़कर बैठने का नहीं है, बल्कि जमीन को प्रोजेक्ट्स में बदलने का है, प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर्टी में बदलने का है और प्रॉपर्टी को प्रॉफिट में बदलने का है। और यह सब उस शहर में हो रहा था जहां 2028 में सिंहस्थ कुंभ की वजह से विकास की रफ्तार पूरे देश में सबसे तेज है, जहां प्रॉपर्टी के दाम सोने और क्रूड ऑयल की तुलना में बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2025 में उज्जैन में स्थायी कुंभ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फार्म लैंड पूलिंग को लेकर विरोध भी हुआ। किसानों की चिंता थी कि जमीन जाएगी तो क्या मिलेगा। एक किसान के लिए जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं होती, जमीन उसका जीवन होती है, उसकी अगली पीढ़ी होती है, उसकी सुरक्षा होती है, उसकी पहचान होती है। और रिपोर्ट कहती है कि उसी समय मोहन यादव के परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों ने 92 एकड़ जमीन पर 62 प्लॉट खरीदे और स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फार्म लैंड पूलिंग की
इस योजना को सरकार को तब वापस लेना पड़ा जब आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने इसका जबरदस्त विरोध किया, राज्य भर में आंदोलन की धमकी दी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन ऑप्टिक्स समझिए। एक तरफ किसान अपनी जमीन को बचाने के लिए लड़ रहा था, दूसरी तरफ बड़े लैंड होल्डर्स अपनी होल्डिंग बढ़ाने की होड़ में थे। ये बात जान लें कि ये सिर्फ आरोप है। जब तक इस पर मुख्यमंत्री की तरफ से कोई सफाई नहीं आती, तब तक सिर्फ आरोपों की तरह इसको देखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री इस पर जवाब देंगे, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। लेकिन उनके परिवार के कुछ लोगों ने जवाब दिए हैं। मोहन यादव के चचेरे भाई गोविंद और नीलेश यादव की तरफ से गोविंद यादव के बेटे अनंत यादव ने कहा कि परिवार 2010 से रियल एस्टेट के बिजनेस में है। उन्होंने कहा कि गंगेडी के पास कुछ एग्रीमेंट हुए, वो पुराने हैं। हाईवे पर काम पहले से मंजूर था। ज़मीन हाईवे पर नहीं, उससे लगभग 100 मीटर दूरी पर है। वो ये भी कहते हैं कि उनके पिता कई बिजनेस पार्टनर्स के साथ ये काम करते हैं और बहुत सारी ज़मीनों के एग्रीमेंट 2020 में ही हो गए थे, जब मोहन यादव मंत्री तक नहीं थे। उनका ये पक्ष रिकॉर्ड पर है और इसे सुना जाना ज़रूरी है। इस मामले में बहुत से जवाब अभी आने बाकी हैं। उम्मीद है समय रहते ये जवाब आ भी जाएंगे। और अब उज्जैन से चलते हैं भोपाल के पास गुराड़ी घाट गांव, जहां 4 अप्रैल 2022 को देश भर के करीब 50 आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स ने एक ही दिन में एक ही रजिस्टर्ड डीड के जरिए करीब 2 हेक्टेयर कृषि भूमि खरीदी। एक जमीन, एक दिन, एक रजिस्ट्री, कई अधिकारी। अब यहां भी अपने आप में कोई अपराध सिद्ध नहीं होता, लेकिन ये सामान्य बात भी नहीं है, क्योंकि जमीन की रजिस्ट्री होने के करीब 16 महीने बाद यानी 31 अगस्त 2023 को करीब 3,200 करोड़ रुपए के भोपाल वेस्टर्न बाईपास को मंजूरी मिल जाती है। रिपोर्ट और बाद में रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप के पत्र के मुताबिक बाईपास उस जमीन से सिर्फ 500 मीटर की दूरी से गुजरता है। फिर जून 2024 में उस जमीन का लैंड यूज एग्रीकल्चर से रेजिडेंशियल कर दिया जाता है। अब सोचिए, जब जमीन खेती की हो तो उसका भाव अलग, जब उसके पास बाईपास आ जाए तो भाव अलग, और जब वही जमीन रेजिडेंशियल हो जाए तो भाव बिल्कुल अलग। सीसीजी के पत्र में दावा किया गया कि अप्रैल 2022 में इलाके की जमीन का भाव करीब 81 रुपये 75 पैसे प्रति वर्ग फुट था। बाईपास अप्रूवल के बाद ये करीब 557 रुपये प्रति वर्ग फुट तक पहुंच गया और लैंड यूज चेंज होने के बाद रेट हुआ 2,500 से 3,000 रुपये प्रति वर्ग फुट। ये जुडिशियल वैल्यूएशन नहीं है, ये उस पत्र में उठाया गया दावा है। लेकिन पत्र लिखने वालों ने पूछा है कि क्या इतने अधिकारी एक ही दिन में एक ही जगह एक ही तरह की ज़मीन खरीद सकते हैं, और बाद में उसके पास बाईपास का आ जाना क्या सिर्फ एक संयोग है? उन्होंने स्वतंत्र जांच की मांग की। उनका सवाल था, क्या किसी ऑफिसर का बाईपास प्रोजेक्ट, लैंड यूज चेंज या उससे जुड़े विभागों से कोई संबंध था? क्या कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था? क्या किसी ने एडवांस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया? अगर नहीं किया तो जांच में डर किस बात का? उज्जैन की कहानी और भोपाल की कहानी अलग अलग है। एक में मुख्यमंत्री का परिवार है, दूसरे में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का निवेश का सवाल। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, ज़मीन की कीमत बढ़ती है। रोड एक्सपेंशन से, मेट्रो लाइन से, एयरपोर्ट अनाउंसमेंट से, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से, मास्टर प्लान से, लैंड यूज चेंज से, बाईपास को मंजूरी से, और सबसे महत्वपूर्ण उस जानकारी तक पहले कौन पहुंचता है? आम आदमी को जानकारी तब मिलती है जब रेट बढ़ चुका होता है। साउथ कोरिया में 2021 में
पब्लिक हाउसिंग एजेंसी के कर्मचारियों पर आरोप लगा कि उन्होंने प्रस्तावित न्यू टाउन प्रोजेक्ट्स से पहले गोपनीय सूचना का इस्तेमाल किया और ज़मीनें खरीदी, लेकिन वहां सरकार ने इसे मामूली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहकर नहीं टाला। वहां बड़े स्तर पर इसकी जांच हुई, लोगों को नौकरियों से हटाया गया, गिरफ्तारियां हुई, आरोपियों पर केस चलाने की मंजूरी दी गई। सरकार ने साफ कहा, पब्लिक ऑफिस का इस्तेमाल प्राइवेट प्रॉपर्टी गेन्स के लिए नहीं हो सकता। और अब कनाडा ओंटारियो 2023, वहां ग्रीन बेल्ट, संरक्षित जमीन डेवलप करने की बात हुई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया स्टैंडर्ड या डिफेंसिबल नहीं थी। कुछ जमीनों के मालिकों को जमीन के दाम बढ़ने से करोड़ों डॉलर का मुनाफा हो सकता था। फिर क्या हुआ? राजनीतिक संकट पैदा हो गया, हाउसिंग मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, पॉलिसी वापस बदल दी गई, जमीन को फिर ग्रीनलैंड बना दिया गया। इस मामले की आपराधिक जांच शुरू हुई। ये ईमानदारी और जवाबदेही का वो स्टैंडर्ड है जिसकी परवाह दुनिया के बड़े बड़े देश करते हैं। वहाँ डॉक्यूमेंट्स खुलते हैं, टाइमलाइन खुलती है, कॉन्फ्लिक्ट डिक्लेरेशंस खुलते हैं, स्वतंत्र जांच होती है। लेकिन भारत में शायद ही ऐसा कभी होता है। शायद ही कोई बड़ा गुनाहगार जेल जाता है। शायद ही कभी किसी को उसके पद से हटाया जाता है। कमेंट में बताइए, आखिर इस देश का भविष्य कौन खरीद रहा है?